बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम PSY 515 क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी का शॉर्ट लेसन नंबर 28 का आगाज़ करेंगे। तो लेसन नंबर 28 का आगाज़ करने से पहले मैं लेसन नंबर 27 का थोड़ा सा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिव्यू कर दूं कि क्या क्या आप स्टूडेंट्स से पूछे जा सकते हैं। जैसे कि मैंने लेसन नंबर 27 रिकॉर्ड किया था, लेकिन एट द लास्ट ऑफ द सीन ये हुआ कि मैं भूल गया था कि क्या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है जो आप स्टूडेंट से पूछा जा सकता है। तो इसी वीडियो में मतलब कि लेसन नंबर 28 के साथ लेसन नंबर 27 का मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि लेसन नंबर 27 के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ह्यूमन कॉन्शियसनेस जो है वो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल फ्लो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वॉकिंग एंड आल्टर स्टेट और आल्टर स्टेट मतलब कि वॉकिंग में और आल्टर स्टेट में क्या डिफरेंस है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि आपसे पूछा जा सकता है कि एनेस्थेसिया कौन सी स्टेट है, आल्टर स्टेट है या वॉल्किंग स्टेट है या एक्सेट्रा। तो ये आल्टर स्टेट में कंसीडर होगी। एक्सट्रोसेप्शंस और इंट्रोसेप्शंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी डेफिनेशंस, इनकी मिसालें देकर आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सट्रोसेप्शंस का मायने क्या है, या ये अगर नोज़, आइस या ईयर्स हो तो ये किससे बिलोंग रखती है, इंट्रोसेप्शन से रखती है या एक्सट्रोसेप्शन से बिलोंग रखती है। इनपुट प्रोसेसिंग और मेमोरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मेमोरी कैसे काम करती है इनपुट प्रोसेसिंग के लिए, या इनपुट प्रोसेसिंग मेमोरी के लिए किस तरह से काम करती है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंस ऑफ आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका दूसरा नाम क्या है, सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ कॉन्शियसनेस नाम है सेंस ऑफ आइडेंटिटी का। अवेयरनेस इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये आप कह सकते हैं हैपनिंग अराउंड, ठीक है। या आपसे अगर एग्जाम पॉइंट व्यू में पूछा जाए MCQs की फॉर्म में, तो हैपनिंग अराउंड द इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड अवेयरनेस। जैसे कि इमोशंस का भी बता दिया मैंने आपको, सेंस ऑफ आइडेंटिटी का भी बता दिया। स्पेस एंड टाइम, इसमें अक्सर स्टूडेंट ना इसको अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, लिहाजा मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। पूछा तो नहीं जाएगा आप स्टूडेंट से, लेकिन फिर भी मैंने हाईलाइट कर लिया। एवोल्यूशंस जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबकॉन्शियस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। मोटर इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, ये जितने भी हमने पढ़े हैं ना ऊपर कंसेप्ट, जितने भी हमने जो है वो पढ़े हैं, ये इनपुट प्रोसेसिंग हो गया या इंट्रोसेप्शंस हो गया, जो कि सब सिस्टम्स ऑफ कॉन्शियस को लेकर है। तो ये सारे जो है ना, ये आपसे सिर्फ इस तरह से पूछे जाएंगे जैसे कि एक मिसाल दे दी और आपसे पूछा जाएगा कि ये किससे बिलोंग रखता है, मोटर इनपुट से या सबकॉन्शियस एक्शन से। तो लिहाजा इनकी मिसालों को अंडरस्टैंड अच्छे से आप कर लीजिएगा। आगे आते हैं क्वेश्चंस 10 टू बी स्टेबलाइज्ड। मैंने हाईलाइट जो किया हुआ पॉइंट, इसको एक दो दफ़ा पढ़ लेना। बाकी जो है ना, यहाँ से लेके ये पैराग्राफ जो है, शुरू से लेके यहाँ तक, ये वाला पैराग्राफ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे घुमा पड़ा के पूछा जा सकता है। दो तीन मरतबा बस आप पढ़ के ना अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। और उसके बाद है जैसे कि मेजर आइडियाज जो है वो ह्यूमन कॉन्शियसनेस को लेकर किस तरह से डेवलप किए गए हैं डिफरेंट जो रिलीजियंस हैं, तो उनके नाम बताएं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और ये किन के मुताबिक है, स्मिथ 1991 इनकी रिसर्च के मुताबिक है। हेलुसिनेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी एग्जांपल्स भी इंपॉर्टेंट है। और हेलुसिनेशंस डिफरेंट जो कल्चर्स हैं हेलुसिनेशंस को किस तरह से डील करते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। शिज़ोफ्रेनिया के जो सिम्टम्स होते हैं, जो कि साइकोसिस केस है, ये किस तरह से हार्मफुल होते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। शीज़ो हेलुसिनेशंस की कोई एग्जांपल दें, आपसे इसी तरह पूछा जा सकता है घुमा फिरा के। द केसेस ऑफ हिप्नोसिस के हवाले से भी पूछा जा सकता है, और ये किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है हिप्नोसिस कल्चर्स में, आपसे घुमा फिरा के पूछा जाएगा। आगे आते हैं अडेप्टिव नेचर ऑफ आर्ट स्टेट कौन सी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, इसकी डेफिनेशंस और हाईलाइट पॉइंट्स आप पढ़ लेना। थाइपोइजम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये किस में, और ये थाइपोइजम्स किस ज़ात में होता है या किस रिलीजियस में होता है, तो ये तामिल हिंदू की एक प्रैक्टिस है, ठीक है। थाइपोइजम्स, तो ये तामिल हिंदू की प्रैक्टिस है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है कल्चर एंड ड्रीम्स। ड्रीम्स और रैम में क्या फ़र्क है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है।
और इंटरप्रिटेशंस ऑफ ड्रीम्स को लेकर जो है वो इमाम इब्न सीरीन ने क्या है, इमाम इब्न सीरीन ने किन से तलीम हासिल की थी? मौलाना हज़रत अली करम वजह से इन्होंने तलीम हासिल की थी ड्रीम इंटरप्रिटेशंस को लेकर। एग्ज़ाम पार्ट भी से बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्दर ये है कि ड्रीम्स जो इमेजेस है कल्चर क्रिएशंस को लेकर किस तरह से एक्सप्लोर करते हैं। एग्जाम पार्ट भी से इंपॉर्टेंट है, आपसे घुमा फिरा के पूछा जाएगा। और अकॉर्डिंग टू मौलाना अहमद जवेद ने ड्रीम्स को लेकर किस तरह से बताया, तो ये इमोशनल मेचोरिटी है। ड्रीम्स क्या है? डेवलप करते हैं हमारी इमोशनल मेचोरिटी। तो इसके बाद फिर जो ड्रीम्स जो है वो 4 तरह के मकसद उसमें होने चाहिए, तो ये जो है वो आपको हाईलाइट किया हुआ है। अच्छा, रैम का मतलब क्या है? मुझे आप ये बता, आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है इसके एब्रीवेशंस क्या है रैम का, ताकि आपको ये जो है वो लाजमी तौर पर याद रहे, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट इसको भूल जाते हैं। ओके, आगे आते हैं हम लेसन नंबर 28 की तरफ। तो लेसन नंबर 28 का आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है उन स्टूडेंट हजरात से कि काइंडली आप साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। फर्दर यह है कि अगर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी या इस्लामिक साइकोलॉजी के हवाले से जानने में इंटरेस्टेड है, तो इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी, इसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और जानिए मॉडर्न साइकोलॉजी के हवाले से और इस्लामिक साइकोलॉजी के हवाले से। इसके अलावा हमें आप इंस्टाग्राम, टिकटॉक और ट्विटर में फ़ॉलो करें। फेसबुक पेज को जो है वो साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी का जो फेसबुक पेज है इसको लाजमी तौर पर आप लाइक करें, फॉलो करें। अब आते हैं लेसन नंबर 28 की तरफ। तो लेसन नंबर 28 का नाम है फेथ इन फ्लक्स, नेविगेटिंग रिलीजियन एंड कल्चर इन द डिस्पोरा एक्सपीरियंस। मॉड्यूल इसमें ना 102 से लेकर 105 इसमें शामिल है लेसन नंबर 28 में। तो मॉड्यूल 102 का नाम है डिसेंटेंगलिंग रिलीजियंस एंड कल्चर। इसमें इन द स्टार्टेड आपको एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच के हवाले से बताया गया है। तो रिलीजन और कल्चर्स को ना अलग करना एक गहरी स्टडी जो है वो तलब करती है। रिलीजियंस को सोशियोलॉजिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच से समझा गया है, और ये अप्रोच ना बस इस बात को डिस्कस करती है कि कैसे रिलीजियंस कल्चर्स में ना शामिल हैं, लेकिन ये ना फेथ और रिलीजियंस के ओरिजिन्स को नहीं समझती। और ये बस इस बात को डिस्कस करती है कि रिलीजन सोसाइटी में ना कैसे इवॉल्व होती है। एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन और रिलीजियंस एवोल्यूशंस का स्टडी करती है, और ये दिखाती है कि ये हिस्ट्री में ना कैसे डेवलप हुई है, मतलब कि सोसाइटी के लोगों में। और ये साइंस है, लेकिन इसको ना कल्चर्स के थ्रू समझा जाता है और कैसे लोग इसे समझते हैं पास्ट और प्रेजेंट्स में। तो एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच जो है वो सिंपल यही है कि ये जो अप्रोच है रिलीजन्स को सोशियोलॉजिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच से जो है वो समझा गया है। मतलब कि एंथ्रोपोलॉजी जितने भी रिलीजियस है ना वो सोशियोलॉजिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच से समझे गए हैं। और ये आमतौर पर एंथ्रोपोलॉजिकल ह्यूमन और रिलीजन एवोल्यूशंस की स्टडी करती है। ठीक है, ह्यूमन और रिलीजियस एवोल्यूशंस की स्टडी करती है एंथ्रोपोलॉजिकल। तो एग्जाम पार्ट वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। मज़ीद इस वाले पैराग्राफ में आपको बताया गया कि सोशियोलॉजिकल अप्रोच में ना रिलीजियंस को इंसान के सोचने का ना एक तरीका समझा जाता है, और ये दिखाती है कि रिलीजियन किस तरह से ना एक इंडिविजुअल्स या ग्रुप के लिए ना दुनिया, अपने आप और इन दोनों के बीच के रिश्तों के बारे में ना एक कॉमन मगर डिस्टिंक्टिव सोच देने का ना ज़रिया होती है। और ये गेजेटी ने ग्रेट्स ने ना 1973 में अपनी रिसर्च में कहा था। इसके अलावा इन्होंने ये कहा था कि रिलीजियन से इंसान को ना अपने आप, अपने दुनिया और अपने रिश्तों के बारे में सोचने का तरीका देती है। ओके, तो सोशियोलॉजिकल अप्रोच और एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच का जो डिफरेंस है एग्जाम पार्ट में से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी डेफिनेशंस और इनकी एग्जांपल्स देकर आपसे पूछा जा सकता है कि ये सोशियोलॉजिकल अप्रोच है या एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच है।
ट्रेडिशनल अप्रोच में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है कि 1,000 साल पहले ना इंसान वैसा नहीं सोचता था जैसे कि हम आज सोचते हैं, ख़ासतौर पर जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन और साइंटिफिक अप्रोच अडॉप्ट की गई है। इस अप्रोच के मुताबिक रिलीजियंस एक बिलीफ सिस्टम है जो रियलिटी, एग्जिस्टेंस, सोशल डोमेन्स और आफ्टर लाइफ के बारे में होता है, और ये ना ज़िंदगी के कंडक्ट और सोसाइटल मैटर्स के लिए ना गाइडलाइंस और लॉज देती है। रिलीजियन ये बताती है, मतलब कि रिलीजियन या रिलीजियस ये बताते हैं कि डेथ के बाद क्या होगा, ज़िंदगी कैसे गुजारनी है या कैसे गुजारनी चाहिए और किस प्रिंसिपल पर चलना चाहिए। साइंस इस सब को ना डिस्कस नहीं करती, रिलीजियन से बताती है कि आफ्टर लाइफ के बाद ना क्या होगा, सोसाइटल कंडक्ट के लिए लॉज हैं और कैसे रिचुअल्स करने हैं। इसमें ना गॉड इस गॉड और इसका क्रिएशंस, इंसान और यूनिवर्स के रिश्ते सब डिस्कस किए गए हैं, और ये हर रिलीजियंस में होता है। रिलीजियंस की स्टडी सोशल साइंस में सोशोलॉजिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोचेस के थ्रू की गई है। ट्रेडिशनल अप्रोच में रिलीजियंस को ना इसकी अपनी रिलीजियस ट्रेडिशनल के मुताबिक समझा गया है, जिसमें ना गॉड और इंसान के रोल को समझाया गया है। फ्रिटिज ऑफ शॉन, जो एक वेस्टर्न स्कॉलर थे और जिन्होंने इस्लाम अपनाया था, मतलब कि इस्लाम में दाखिल हुए थे, कहते हैं कि रिलीजियंस इज़ अ मीटिंग बिटवीन मैन एज सच अ गॉड। ओके, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है इनका ये जो है जुमला या इनके अल्फाज। इसके अलावा अब आते हैं हम अपनी मॉडियल रिलीजन की तरफ। तो इसमें बताया गया कि प्री मॉडियल रिलीजन वो है जो नेचर से जुड़ा है और हमेशा से यूनिवर्स का हिस्सा रहा है, और ये ना इंसान के होने से पहले भी थी और ये हमेशा रहेगी। कल्चरल अप्रोच में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि कल्चर्स को रिलीजन से बहुत इन्फ्लुएंस, मतलब कि जो कल्चर को ना रिलीजन से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं, और रिलीजियंस को कल्चर के थ्रू एक्सप्रेस किया जाता है। मिसाल के तौर पर ईद और होली जैसे पॉपुलर फेस्टिवल्स जो कल्चर स्पेसिफिक है, लेकिन इनका जो रिश्ता है इनका रिश्ता रिलीजन से होता है। खाना भी कल्चर स्पेसिफिक होता है, मतलब कि खाने पीने का जो सिस्टम होता है वो भी कल्चर डिपेंड करता है कि किस टाइप का खाना चाहिए, किस टाइप का नहीं खाना चाहिए। लेकिन रिलीजन से की प्रिंसिपल जैसे कि हलाल या हराम वगैरह जो फूड होती हैं वो रिलीजियंस डिसाइड करता है। सोशल रिचुअल्स जैसे कि निकाह, शादी के जो फंक्शंस हैं, बर्थ और डेथ रिचुअल्स में ना रिलीजियंस और कल्चरली तौर पर होते हैं। जब लोग डिस्पोरा में माइग्रेट करते हैं ना तो वो अपनी रिलीजियंस को भी प्रेसिफ करते हैं, लेकिन न्यू कल्चर्स के साथ ना अडोप्ट भी करते हैं। रिलीजियंस को ना कल्चर से अलग करने के लिए पहले रिलीजन का नॉलेज होना ज़रूरी है। कुछ चीज़ें स्ट्रिक्टली तौर पर ना रिलीजन्स की होती हैं, जैसे कि हलाल फूड है, लेकिन कुछ चीज़ें ना कल्चर की होती हैं जिन्हें छोड़ा जा सकता है, जैसे कि जॉइंट फैमिली सिस्टम्स, ड्रेस स्टाइल और कज़िन मैरिज। कल्चर रिलीजियंस को ना इन्फ्लुएंस करता है और रिलीजन को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है इस पर ना इम्पेक्ट डालता है। सोशल साइंस के मुताबिक ये अप्रोच है ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है कि रिलीजन कल्चर से ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है। ओके, ये किसके मुताबिक है? सोशल साइंस के मुताबिक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोशल साइंस के मुताबिक जो ट्रेडिशनल अप्रोच ये कहती है कि रिलीजियन कल्चर जो है ना वो ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है। आगे आते हैं मॉड्यूल 103, रिलीजन एंड कल्चर्स आर लुक ऑफ डिस्पोरा के नाम से है। तो इसमें इन द स्टार्टेड आपको कल्चरल माइग्रेशंस के हवाले से बताया गया। तो इसमें आप स्टूडेंट्स को ओवरऑल कुछ इस तरह से इसमें बताया गया कि डिस्पोरा का मतलब है कि ऐसे ग्रुप जो न्यू कल्चर्स में रहते हैं, जैसे कि यूरोपियंस जो अमेरिकन में या अमेरिका में रहते हैं, ज़्यादातर इनका ना रिलीजियन क्रिश्चियनिटी था। मुस्लिम्स ने भी कई मुल्कों में हिजरत की थी, और ये ना मुल्क इस्लामिक भी हो सकता है जैसे कि मिडल ईस्ट या मलेशिया, और नॉन इस्लामिक भी हो सकता है जैसे कि यूएसए, कनाडा, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। मतलब कि कल्चर किस तरह से माइग्रेट करके एक हिस्से से, दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में, ओवरऑल इसमें यही बताया गया है अभी तक।
जैसे कि हमने पहले मॉड्यूल में डिस्कस किया था और ये ना अपना रिलीजियन न्यू कल्चर्स के अंदर अमल करते हैं और अपनी रिलीजियस और एथनिक आइडेंटिटी को जो है वो असर्ट करते हैं। क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी में ना कई रिसर्चर्स ने ये स्टडी किया है कि ये इन्फर किया है कि डिस्पोरा या माइग्रेंट्स अपने असल कल्चर्स को ना रिप्रेजेंट करती हैं। बहुत से इंडिजियस रिसर्चर्स जो अपने मुल्क में हैं और जनरल पब्लिक भी डिस्पोरा को एक अलग कल्चर्स ग्रुप समझते हैं, जो ज़रूरी नहीं है कि अपने मुल्क की बड़ा पॉपुलेशन को ना रिप्रेजेंट करें। रिलीजन एंड कल्चर, तहज़ीब और दीन, मतलब कि तहज़ीब एंड दीन। ओके, इसमें आप स्टूडेंट्स को कुछ इस तरह से इसमें बताया गया कि रिलीजियंस मतलब कि दीन और कल्चर मतलब कि तहज़ीब एक दूसरे से गहरा ताल्लुक़ रखती हैं और ये एक दूसरे को ना असर भी डालती हैं। ट्रेडिशनल नज़रियात में ना रिलीजन को कल्चर से बेहतर समझा जाता है और ये सोसाइटी के नॉर्म्स को एक सेट भी है। लेकिन सोशोलॉजिकल नज़रिया से देखा जाए तो रिलीजन और कल्चर दोनों कम्प्लेक्स सिस्टम है जो कई तरीक़ों से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। कुछ लोग ना इन्हें अलग एंटिटीज से समझते हैं, लेकिन असल में ना ये अक्सर ओवरलैप हो जाती है। मिसाल के तौर पर रिलीजियस बिलीव्स कल्चर प्रैक्टिसेस को गाइड करते हैं, लेकिन लोकल कस्टम भी रिलीजन के प्रैक्टिस होने के तरीके जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं। डिस्पोरा एंड कल्चरल माइग्रेशंस में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि डिस्पोरा का मतलब है ऐसे लोग जो अपनी नेटिव कल्चर से अलग न्यू कल्चर्स में माइग्रेट करते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। डिस्पोरा का मतलब क्या है? जैसे कि मैं बता रहा था कि डिस्पोरा का मतलब है कि ऐसे लोग जो अपनी नेटिव कल्चर से अलग न्यू कल्चर्स में माइग्रेट करते हैं, हिजरत करते हैं और सेटल हो जाते हैं। इस कल्चरल माइग्रेशंस की वजह से ना कम्युनिटीज़ बनती है जो अपने ओरिजिनल और न्यू कल्चर्स के बीच ब्लेंड होकर रहती है। मिसाल के तौर पर यूरोपियंस और अमेरिका में सेटल्ड कई साउथ सेटल जो हजरात हैं, मतलब कि जो अफराद हैं जो सेटल हो चुके हैं यूरोप में, अमेरिका में, साउथ एशियंस ने यूरोप में माइग्रेट की थी, मतलब कि हिजरत की थी। और कई मुस्लिम्स ने नॉन मुस्लिम्स मेजॉरिटी मुल्कों में जो थी वो रिलोकेट हुए थे, माइग्रेट की थी, हिजरत की थी। और जब ये माइग्रेशंस होती हैं ना तो रिलीजियन और कल्चर दोनों में ना तब्दीली आती है जो इनके मूव होने के हिसाब से ना अलग होती है। अगर मुस्लिम से दूसरे मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्कों में सेटल करते हैं अपने आप को, तो जैसे कि मिडल ईस्ट या मलेशिया, तो इन्हें ना रिलीजियस कॉमनैलिटी मिलती है, लेकिन कल्चरल डिफरेंसेस, मतलब कि जो है ना, अगर मलेशिया मुस्लिम कंट्री का है तो मैं अगर वहाँ पे रहना शुरू कर दूँ, मैं एज अ मुस्लिम, मतलब कि मैं पहले से मुस्लिम हूँ, पाकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क है, तो मैं वहाँ पे अगर माइग्रेट कर लूँगा तो मुझे कॉमनैलिटी ही मिलेगी। ओके, लेकिन कल्चरल डिफरेंसेस का सामना मुझे करना पड़ेगा। अगर वो नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्कों में माइग्रेट करते हैं ना तो इनका रिलीजियंस और कल्चर दोनों काफ़ी जो है वो अडेप्ट करने पड़ सकते हैं। मतलब कि ज़ाहिर सी बात है कि कॉमनैलिटी मुझे मज़हब की नहीं मिलेगी, ना ही मुझे खाने पीने की या जो कस्टम उनके वहाँ के रिवाज, रीति रिवाज वगैरह वो नहीं मिलेगी। तो ज़ाहिर सी बात है कि मुझे अब अडेप्टेबिलिटी की तरफ जाना पड़ेगा। ओके, वेरिएशंस इन रिलीजियस एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि मुस्लिम जो अलग अलग मुल्कों में रहते हैं ना, इनका रिलीजियस बिलीव्स टू सेम होता है, रिलीजियस बिलीव्स तो सेम होता है, लेकिन इनके ना कल्चरल प्रैक्टिसेस काफ़ी अलग हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर इनके कपड़े पहनने का तरीका, खाना खाने का तरीका और सोशल नॉर्म्स कंट्री या रिलीजियन या रीजन्स के हिसाब से फ़र्क करती हैं, ये सब कुछ। और ये ना एक पाकिस्तानी मुस्लिम कल्चर का एक्सप्रेशंस जो है ना वो मलेशियंस मुस्लिम से अलग भी हो सकता है, लेकिन इनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस में मिलती जुलती होंगी, जैसे कि नमाज वगैरह हो गया, ठीक है, कुरान पढ़ना हो गया। लेकिन कुछ ही चीज़ें ना कंसिस्टेंट रहती हैं, जैसे कि रिलीजियस कस्टम्स, जैसे कि नमाज और डायरेक्टरी रूल्स जो मुस्लिम्स में ना यूनिटी के एहसास दिलाती हैं, चाहे वो कहीं भी हों। ओके,
कल्चरल इन्फ्लुएंसेस ऑन रिलीजियस प्रैक्टिस में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि कई बार ना कल्चरल प्रैक्टिसेस रिलीजियस प्रैक्टिसेस को इन्फ्लुएंस करती है। मिसाल के तौर पर साउथ एशिया में शादी के ट्रेडिशंस में अरेंज्ड मैरिज कॉमन है, जहां कपल्स शादी से पहले मिलते नहीं हैं, और ये कल्चर से का ना एक हिस्सा है, ना कि रिलीजियस या रिलीजन का। इस्लाम दूसरी तरफ ना कपल्स को शादी से पहले मिलने की इजाज़त देता है, और ये दिखाता है कि कई बार कल्चरल ट्रेडिशंस रिलीजियस टीचिंग से ज़्यादा बढ़ जाती है। ये कहाँ भी लिखा हुआ है कि कपल शादी से पहले मिल सकते हैं, ये है कि एक नज़र देख सकते हैं, गलत इसमें बताया हुआ है। ओके, मैं हदीसें कई रख सकता हूँ ओवरऑल। इस तरह फूड हैबिट्स मुस्लिम दुनिया में वेरी करते हैं, लेकिन हलाल फूड खाने की रिक्वायरमेंट्स ना कंसिस्टेंट रहती है। चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डिस्पोरा में आप स्टूडेंट्स को कुछ इस तरह से इसमें बताया गया कि डिस्पोरा कम्युनिटीज़ के लिए ना एक बहुत बड़ा चैलेंज ये होता है कि वो ना न्यू कल्चर्स में ना इंटीग्रेट करते हुए ना अपनी रिलीजियस और कल्चरल आइडेंटिटी के को ना कैसे प्रिजर्व करते हैं। और ये बाउंड्री से ना काफ़ी मुश्किल होती है कि कितने अपने आप को ना न्यू कल्चर्स में ना अडॉप्ट करते हैं, और कितने अपनी ना ओरिजिनल कल्चर्स और रिलीजियस प्रैक्टिसेस को मेंटेन करते हैं। मुस्लिम और क्रिश्चियंस के लिए ना ये कॉमन डायलेमा है कि कैसे न्यू कल्चर्स को अपनाते हैं और अपने रिलीजियस बिलीव्स को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। डिस्पोरा कम्युनिटीज़ को ना इन बाउंड्रीज को नेविगेट करते हुए अपनी रिलीजन और न्यू कल्चरल इन्वायरमेंट्स के बीच ब्लेंड करने के तरीके ढूंढने जो है वो पड़ते हैं। इम्पैक्ट ऑन एवरीडे लाइफ में आप स्टूडेंट्स को बताया गया है कि जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं जैसे कि न्यूयॉर्क में कल्चरल डाइवर्सिटी ये दिखाती है कि किस तरह अलग अलग कल्चर्स और रिलीजियंस एक साथ एग्जिस्ट जो है वो करते हैं। ऐसे इन्वायरमेंट्स में ना कई माइग्रेंट्स अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को ना न्यू कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में ना एडजस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर मुस्लिम्स को अपनी रिलीजियस कस्टम्स से जैसे कि बाथरूम्स में हाइजीन के लिए ना पानी यूज़ करना नॉन मुस्लिम मुल्कों में ना मुश्किल होता है, जहाँ ये प्रैक्टिस कॉमन नहीं होती। वक्त के साथ ना कम्युनिटीज़ से क्रिएटिव तरीक़ों से ना अपने ट्रेडिशंस को मेंटेन करती हैं, चाहे वो फॉरेन कल्चरल सेटिंग्स में हो। अपने ओरिजिनल कस्टम्स को देखा जाए तो अपने ओरिजिनल कस्टम्स को ना न्यू इन्फ्लुएंसेस के साथ वो है ब्लेंड करती है। ओके, अब आते हैं कंक्लूजन की तरफ। ओवरऑल जो हमने इसमें पढ़ा था ऊपर ये मॉड्यूल नंबर 103 में, तो कंक्लूजन में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि आखिरी तौर पर ना मतलब कि आखिरकार रिलीजन और कल्चर्स के बीच का रिश्ता ना डिस्पोरा कम्युनिटीज़ के लिए ना काफ़ी कम्प्लेक्स होता है। माइग्रेंट्स को ना अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी के प्रिजर्व करते हैं न्यू कल्चरल इन्वायरमेंट्स में ना अडप्ट करने का चैलेंज जो है वो फेस करना पड़ता है। रिलीजियन कल्चर्स प्रैक्टिसेस को गाइड कर सकते हैं, लेकिन कल्चर भी ये डिटरमाइन करते हैं कि रिलीजन से कैसे ज़िंदगी में और डेली प्रैक्टिसेस में लिव्ड और ऑब्जर्व होते हैं। और ये डायनामिक इंटरेक्शंस रिलीजियस और कल्चर के बीच काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि कैसे लोग ना अपनी आइडेंटिटी को डिवर्स और मल्टी कल्चरल सेटिंग्स में ना मेंटेन करते हैं। मॉड्यूल 104 न्यू एंट्रेंट्स टू इस्लाम इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका आ कल्चरल ग्रुप ऑफ इट्स ऑन के नाम से है। तो इसमें ना आप स्टूडेंट्स को ओवरऑल कुछ इस तरह से इसमें बताया गया है। नंबर 1 पे जो पॉइंट बताया गया वो है, हमने अपने लेक्चर्स में ना इस्लाम में न्यू दाखिल होने वाले लोगों का एक ख़ास केस जो है वो समझा है। ओवरऑल इसमें जो है वो यही बताया गया है इन द स्टार्टेड, ये फर्स्ट लाइन में। तो आज के दौर में और हिस्ट्री में भी बहुत से लोग जो दूसरे मज़हब से इस्लाम में दाखिल हुए हैं या हो जाते हैं, ज़्यादातर ये लोग क्रिश्चियन कम्युनिटी से होते हैं, कुछ जेविश पॉपुलेशन से भी होते हैं, और कई लोग एथियस्ट या एग्नोस्टिक होते हैं। इस्लाम को अपनाना एक पर्सनल और इंटेलेक्चुअल्स और स्पिरिचुअल फ़ैसला होता है, जो अक्सर एक सच्चाई की तलाश के अमल के नतीजा भी होता है। इस्लाम में ना दाखिल होने की जो है ना वो
इस्लाम में दाखिल होने का जो है ना वो अहम मुख्तलिफ़ चीज़ों से हो सकता है, मतलब कि इस्लाम में दाखिल होना जो है ना वो बहुत अहम हो सकता है मुख्तलिफ़ चीज़ों को लेकर। जैसे कि मुस्लिम से दोस्त या पड़ोसियों के साथ जो है वो गुफ्तगू, मुस्लिम से शादी करना या ज़िंदगी में ना रहनुमाई की जो तलाश जो है वो इस्लाम से मिलती है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि इस्लाम में ना वो बात मिली है जो इनके ना पुराने सोचने के तरीक़ों में नहीं है। इससे ना न्यू दाखिल होने वाले लोगों में से कई ऐसे हैं जो अपने इल्म और जो है वह इल्म और अब उसके जो विजडम्स है की वजह से ना मशहूर स्कॉलर्स और सूफीस्ट जो थे वो बन गए थे। ओके। इस वाले पैराग्राफ में आपको कुछ मज़हब ऐसे हैं जिसमें ना जिसमें अपनाने या कन्वर्शंस की इजाज़त जो होती है, जैसे कि यहूदी और हिंदू वगैरह में तो ये ओवरऑल इसमें ना इस वाले पैराग्राफ में यही कुछ बताया गया, तो इसको मैं डिटेल से पढ़ के बता देता हूँ। ये दोनों मज़हब मतलब कि जीविश और हिंदू, मतलब कि यहूदी और हिंदू, ये दोनों मज़हब वो हैं जो जिसमें ना आपको अपनी फैमिली में ही यहूदी या हिंदू पैदा होना पड़ता है। इसलिए ये सिर्फ मज़हब नहीं है बल्कि ना नस्ल भी है। आजकल इस मज़हब को ना तब्दील करना नहीं होता, लेकिन पुराने ज़माने में ना इंडो पाक जैसे मुल्कों में ना कुछ ऐसी कास्ट या नस्लों के लोग हैं जो नीच समझे जाते हैं। वो अपने मज़हब क्रिश्चियनिटी में तब्दील कर लेते हैं थे। इससे ना इन्हें इज़्ज़त और जो है वह तज़ीम मिलती थी और वो इंसानी हकूक़ भी हासिल कर लेते थे जो अपने आप मज़हब और मुल्कों में इन्हें ना नहीं मिलते थे। इस दौरान कुछ रेंज के लोग क्रिश्चियंस होते थे, कुछ सफ़ेद और कुछ काले, जो अपने अलग रेंज और कल्चर के साथ मिलते हैं और ना कुछ कॉमन ट्रेड्स भी शेयर करते हैं। लेकिन ये कल्चरल इन्फ्लुएंसेस ऐसे होते हैं जो हर जगह के क्रिश्चियंस के लिए अलग होते हैं जो मुख्तलिफ कल्चर्स में रहते हैं। ओवरऑल इस वाले पैराग्राफ में मतलब कि इस वाले पैराग्राफ में आगाज़ किया गया है कि एक अजीम जो मसाल है वो डॉक्टर मार्टिन लिंक्स की है, जो इंग्लैंड से हैं और शेख अबू बकर के नाम से मशहूर हैं। शादाई शादली सूफ़ी ऑर्डर के मेंबर भी हैं और ये एग्ज़ाम पार्टी वैसे इंपॉर्टेंट है। मार्टिन लिंक्स ने ना 24 जनवरी 1909 मतलब कि 12 मई 2005 में, जो कि अबू बकर सिराजुद्दीन के नाम से भी जाने जाते हैं, एक मशहूर राइटर, स्कॉलर्स और फिलोसोफर्स भी थे। इन्होंने इस्लाम को ना अपने 30 साल की उम्र में ना अपनाया था और वक़्त के साथ इन्होंने इस्लाम के लिए इतना जज्बा और इनकी रूहानियत इतनी गहरी हो गई थी कि इनका इल्म और स्पिरिचुअल स्टेटस भी बड़े असूलों तक जो वो था वो पहुंच गया था। अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में अपनी ज़िंदगी के आखिरी जो थी अपनी ज़िंदगी की आखिरी सालों में ना वो कुरान के कुछ जो सूरा का तर्जुमा कर रहे थे, जो इनकी वफ़ात के बाद पब्लिश हुआ था। इनका काम दुनिया भर में ना इस्लाम और सूफीज़म्स में जो है वह दिलचस्पी और रहनुमाई का जो है वह ज़रिया भी बन गया था, रहनुमाई का ज़रिया बन गया था। और इनकी तफसीर और लिखाई का जो काम है वह पाकिस्तान में भी पाकिस्तान मतलब कि इंडिया, मोरक्को, मलेशिया और नॉर्थ अफ्रीका, मिडल ईस्ट, यूरोप और ईरान में भी फ़ॉलो किया जाता है। इन्होंने ना स्विस मेटाफिजिशियंस फ्रीटिज ऑफ सोशन शोचॉन से इल्म हासिल किया था और विलियम शेक्सपियर का काम पर भी रिसर्च की थी। इनका सबसे जो मशहूर काम मोहम्मद हिज लाइफ बेस्ड ऑन द अर्लीस्ट सोर्स है, जो 1983 में ना पहली बार पब्लिश हुआ था और आज भी प्रिंट मतलब कि प्रिंट होता है इनकी जो किताब है। और इसके अलावा इसमें बताया गया कि इस किताब में ना इन्होंने मुस्लिम्स दुनिया में काफ़ी जो शोहरत दी थी और पाकिस्तान और इजिप्ट की गवर्नमेंट्स से इनको ना इनाम भी मिला था।
डॉक्टर मार्टिन लिंक्स की तफसीर को इंग्लिश में प्रॉफिट की बेहतरीन बायोग्राफी कहा गया था, जो नेशनल सीरत कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में जो थी इनको दिया गया था। डॉक्टर मार्टिन लिंक्स एक मशहूर ऑथर, एडिटर, कुरान के ट्रांसलेटर्स और इस्लाम के इल्मी स्कॉलर्स भी हैं, जिनका काम गॉड और इंसान के बीच के रिश्ते को समझने पर था, जो रिलीजियस डॉक्ट्राइन, स्पिरिचुअल सिंबलिज्म, लिटरेचर और आर्ट के ज़रिए समझे जाते हैं। ओवरऑल ये था डॉक्टर मार्टिन की बायोग्राफी, और जो कि इनका सही जो एक्चुअल जो मुस्लिम नेम है अबू बकर सिराजुल दीन है। एग्ज़ाम पार्टी वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी बायोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब इस वाले पैराग्राफ की तरफ आते हैं, तो इसमें आपको एक और मशहूर जो नाम हमज़ा यूसुफ का है, जो यूएसए में रहते थे और हज़ारों लोगों पर अपना असर डाल चुके थे, इस हवाले से इस वाले पैराग्राफ में आपको बताया गया है। तो हमज़ा यूसुफ, जिनका असली नाम मार्क हनसोन है, 1958 में ना पैदा हुए थे, और एक अमेरिकन इस्लामिक न्यूरो ट्रेडिशनलिस्ट और इस्लामिक स्कॉलर्स भी हैं। वो ना जैतूना कॉलेज के को फाउंडर भी हैं, मतलब कि हमज़ा यूसुफ जो हैं वो जैतूना कॉलेज के फाउंडर भी हैं। और हमज़ा यूसुफ इस्लाम में क्लासिकल लर्निंग को प्रमोट करते रहे हैं, और पुरानी इल्म और टीचिंग को दुनिया भर में फैलाते रहे हैं। इन्होंने इस्लामिक साइंस और क्लासिकल टीचिंग मेथडोलॉजीज़ को प्रमोट किया था। स्टडीज़ को ना ये इक्वरेजमेंट्स जो थी इन्होंने दी थी, वो इन अजीम मतलब कि वो उन अजीम नामों पर रिसर्च की थी, और इनकी इस्लामी कंट्रीब्यूशन स्पिरिचुअल गाइडेंस और कम्युनिटी को जो था वो समझा गया था। इसके अलावा अब आते हैं हम मॉड्यूल 105 कल्चरल शेड्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस के नाम से है। तो इसमें आपको बताया गया है ओवरऑल कि इस मॉड्यूल में ना हमने देखा है कि एक ही मज़हब के लोग जो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों और इलाकों में रहते हैं, वो एक ही तरीके से अपने रिचुअल और इबादत करते हैं, एक ही मजहबी असूलों का जो है वो मानते हैं, और एक ही तरीके से उन असूलों का मतलब कि पालना करते हैं, मतलब कि अमल करते हैं। लेकिन जब हम ज़रूरी असूलों को देखते हैं, जैसे कि हलाल खाना खाना, रोज़ा रखना, या अपने जो है वो बदन को देखना, तो इन प्रैक्टिसेस की रेंज और तरीके मुख्तलिफ और दिलचस्प होते हैं। मिसाल के तौर पर दुनिया के हर कोने में ना मस्जिद मिलती है। यहाँ कुछ यूनिवर्सल चीज़ें होती हैं, जैसे कि डोम, प्रेयर्स, माथ्स, नमाज का तरीका और टाइमिंग वगैरह। लेकिन मस्जिद की डिज़ाइन, रेंज और एक्सटीरियर्स में फ़र्क होता है, क्योंकि ना मटेरियल भी लोकल कल्चर के हिस्सा होता है। आर्किटेक्चर्स कल्चर का एक बड़ा हिस्सा है। इसलिए ना दुनिया भर में ना जो मस्जिद है ना, मस्जिदें वगैरह दुनिया भर में जो भी मस्जिदें हैं, वो अपनी लोकल आर्किटेक्चर से मुतासर होती हैं। जैसे कि जिससे ना जिस तरीके से लोग मलेशिया या नाइजीरिया में ईद मनाते हैं ना, या वहाँ के ड्रेस कोड हो सकते हैं, ये सारे कुछ ये ना वहाँ के ड्रेस कोड भी हो सकते हैं और पाकिस्तान या ईरान जो है ना, वो ईरानी ईद से मुख्तलिफ नज़र आते हैं। और ये सब सिर्फ ना रिलीजियस प्रैक्टिसेस के कल्चरल शेड्स हैं, जो मुख्तलिफ कल्चर्स में दिखाई देते हैं। जहाँ इस्लामिक रस्मी जो है, या इस्लामिक जो रस्म है और अकासियत का जो है वो मजहबी भी है। ये सब कुछ जो है वो आपको लेसन नंबर मॉड्यूल जो है वो 105 कल्चरल शेयर्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस में आप स्टूडेंट्स को बताया गया है। अब मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस लेसन नंबर 28 का जो है वो ओवरव्यू देने लगा हूँ, क्या क्या एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है। तो लेक्चर कैसा लगा कमेंट्स में लाजमी बताएं। अब मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप स्टूडेंट्स को बताने लगा हूँ कि क्या क्या पूछा जा सकता है आप स्टूडेंट्स से। डिस्पोरा और कल्चरल माइग्रेशंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्पोरा की डेफिनेशन, डिस्पोरा क्या है, डिफरेंट क्राइटेरिया से, एग्जांपल से आपसे घुमा फिरा के डिस्पोरा का जो है वो लाजमी 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 पूछा जाएगा। 3 दफ़ा मैंने रिपीट कर लिया, तो उसका मतलब पूछा जाएगा इंशाल्लाह।
उसके बाद कल्चरल माइग्रेशंस से क्या होता है, ज़ाहिर सी बात है कि जहाँ पे अगर सेम आप कल्चर्स में माइग्रेट कर रहे हो या सेम रिलीजियस में माइग्रेट कर रहे हो तो क्या होगा कि माइग्रेशन भी सेम ही रहेगी, लेकिन क्या है कि वहाँ पे आपको कॉमनैलिटी मिल जाएगी, लेकिन क्या है कि वहाँ का मज़हब नहीं सेम, वहाँ का कल्चरल नहीं सेम, तो डिसकॉमनैलिटी आपको मिलेगी। सबसे पहले ये डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो कल्चरल माइग्रेशंस और डिस्पोरा का आपस में क्या ताल्लुक है, इसकी जो डेफिनेशन है मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। डिस्पोरा जो है वो ग्रुप को रेफर करता है, किसी भी ग्रुप को लेकर हाईलाइट कर ले तो उसकी एग्जाम्पटेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके आगे आए थे हम। डिसेंटेंगलिंग रिलीजियंस क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है ना। ये जितने भी रेड रेड पॉइंट है ये आपसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। बाकी आप स्टूडेंट्स की अपनी किस्मत है, मेरा काम जो है ना वो आप स्टूडेंट्स को गाइडेंस देना है। अब मैं आगे इंट्रोडक्शंस में, मतलब कि मैं इंट्रोडक्शन से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या पूछा जा सकता है वो बताऊँगा। तो जैसे कि मैंने इन द स्टार्टेड आपसे कहा था कि एंथ्रोपोलॉजिकल और अप्रोच और सोशोलॉजिकल अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। ट्रेडिशनल अप्रोच, इन तीनों अप्रोचेस का आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, घुमा फिरा के इनकी एग्जाम्पल्स उठाकर आप स्टूडेंट से पूछी जा सकती हैं। अच्छा, प्री मॉडर्न रिलीजियंस से क्या होते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिसेंटेंगलिंग रिलीजियंस क्या होते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कल्चरल अप्रोच में क्या होता है, मतलब कि कल्चरल अप्रोच किसे कहते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस बाय रिलीजियंस से क्या मुराद है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। डिस्पोरा किसको रेफ़र करता है, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लिहाजा मैं नीचे आता हूँ। तो रिलीजन एंड कल्चर, तहजीब और दीन, ये इसमें जो हाईलाइट किए हुए हैं ना पॉइंट, बस यही मैं कहूँगा कि इनको आप एक दो दफ़ा पढ़ लेना। डिस्पोरा और कल्चर माइग्रेशंस के हवाले से भी मैंने ऑलरेडी बता दी है, नीचे आ जाता हूँ। और वेरिएशन इन रिलीजियस एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में अगर देखा जाए तो इसमें जो है वो इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसका कंपैरिजन दिया गया है कि पाकिस्तानी और डिफरेंट कंट्रीज़ में क्या सिस्टम है। तो लिहाजा ये जो हाईलाइट किया हुआ पॉइंट है ना, इसको भी मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, एग्जांपल्स को घुमा फिरा के में भी आपसे पूछा जा सकता है। ओके आगे है हम कल्चरल इन्फ्लुएंसेस ऑन रिलीजियस प्रैक्टिसेस को अगर देखा जाए तो इसमें ज़ाहिर सी बात है कि साउथ एशियंस में क्या क्या शामिल है, और पाकिस्तानी एशियंस में पाकिस्तानी लोगों में क्या है कि बिफोर द मैरिज मिल सकते हैं नहीं मिल सकते। तो ये जो है ना वो इस एग्जांपल में बताया गया था। तो मैं इसको भी आप स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम पॉइंट व्यू से आपको मैंने बता दिया, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है ख़ासतौर पर कि साउथ एशिया जो अब शादी करते हैं वो कपल्स मिल सकते हैं, जबकि पाकिस्तान में कपल्स नहीं, सॉरी, मिल सकते। जबकि पाकिस्तान में यह है कि कपल्स को मिलने की इजाज़त है, और अगर मिलने की इजाज़त हो तो फिर ये डेटिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। क्योंकि इस्लाम सिर्फ ये है कि निकाह से पहले एक जो है ना झलक देख सकता है मर्द और औरत एक दूसरे को, तो ये इस तरह से है। लेकिन अगर वो कपल एक दूसरे को मिल रहे हैं, ठीक है, बगैर शादी के बगैर निकाह के, तो वो फिर डेटिंग में कन्वर्ट होगा, ओके। जबकि साउथ एशिया में ये है कि बिफोर दी मैरिज नहीं मिल सकते, तो लिहाजा इन्होंने गलत यहाँ पे स्टेटमेंट दी हुई है। तो चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डिस्पोरा को लेकर जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है। डिस्पोरिक कम्युनिटीज़ क्या है और चैलेंजेस किस टाइप के कल्चरल डिस्पोरा को मिल सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, ओके। और आगे आ जाते हैं हम इम्पैक्ट ऑन एवरीडे लाइफ में कल्चरल डिवर्सिटी क्या है और मुस्लिम में स्ट्रगल्स क्या कर रहे हैं, मतलब कि मुस्लिम किस हवाले से स्ट्रगल्स कर रहे हैं, और कल्चरल डिवर्सिटी क्या है, ओके। आगे आ जाते हैं हम नीचे। कंक्लूजन को मैं स्किप कर रहा हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि डायनामिक इंट्रैक्शन रिलीजन्स और कल्चर्स के दरमियान क्या है, डायनामिक इंट्रैक्शंस है, ओके। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है रेड कलर में। और और अगर देखा जाए तो 104 मॉड्यूल में क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसमें ट्रूथ सीकिंग प्रोसेस और साथ में मुस्लिम गर्ल मैन को लेकर जो वो स्टेटमेंट जो दी गई है, एग्जाम पॉइंट वैसे तो इम्पोर्टेंट तो नहीं है, इसमें कुछ नहीं लग रहा, लेकिन आप इसको एक दो मरतबा इस पैराग्राफ को पढ़ लेना। और ये जो पैराग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, लिहाजा उसको आप दो तीन मरतबा पढ़ लेना, ठीक है। और ये जो है अबू बकर सिराजुद्दीन, इनकी बायोग्राफ़ी बहुत एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है। कई कोई भी सवाल आपसे दो तीन या एक पूछे जा सकते हैं, या एमसीक्यूज़ में लाजमी तौर पर पूछा जा सकता है। और हमज़ा यूसुफ़ की बायोग्राफ़ी को लेकर भी आपसे एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है।
आगे आते हैं मॉड्यूल 105 कल्चर शेड्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस। जो है वो ओवरऑल जो है ना ये इतना इसमें देखा जाए तो आर्किटेक्चर जो है वो मेजर चंक है, ये एग्जाम बड़ी वैसे इंपॉर्टेंट है। और आर्किटेक्चरल जैसे बता रहा था कि मेजर चंक है, और इसकी जो एग्जांपल है वो किस तरह से देंगे, आप मस्जिद को देकर आप देख सकते हैं कि मस्जिद जो है वो हर आपको सेम मिलेंगी, मतलब कि सेम से मुराद ये है कि जहाँ जहाँ मुस्लिम्स रहते हैं वहाँ पे मस्जिदें तो मिलेंगी, लेकिन उसका बनाने का जो आर्किटेक्चर जो सिस्टम्स होगा वो उस कंट्री के लोगों के जो है ना वो डिपेंड करता है कि वहाँ के जो किस टाइप का मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान में ईंटें हैं तो ज़ाहिर सी बात है ईंटों से बनेंगे। अब अगर आप चाइना में चले जाए तो चाइना में पहाड़ों के अंदर भी मस्जिद मिल जाएगी, क्यों? क्योंकि उन्होंने पहाड़ों से क्रेद कर वो मस्जिद बनाई है। तो लिहाजा ये डिवर्सिटी हर जगह आपको देखने को मिलेगी, तो लिहाजा आप इसको ना 2-3 मरतबा पढ़ लेना, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ओवरऑल ये था आपका लेसन नंबर 28। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।